हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन विद रश्मि। आज इस वीडियो में पॉलीटेक्निक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। एग्ज़ाम जो है वो 13 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था। रिज़ल्ट अभी इसका डिक्लेयर हुआ नहीं है। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि फ़र्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज़ आने वाली है। सो इस वीडियो के बाद मैं इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड करूँगी। और उसके बाद कोशिश रहेगी कि पर्टिकुलर टॉपिक्स पर क्वेश्चन बना करके वीडियोस अपलोड हों। पर इन सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका साथ। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करेगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट के 150 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 2D स्ट्रक्चर पूछी है। इसका आंसर होगा ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है कार्बन की एक अणुक मोटाई वाली 2D स्ट्रक्चर होती है। कार्बन का एलोट्रोप होता है ये, और इसे मिरेकल मटेरियल भी कहते हैं क्योंकि यह एक बुलेट को भी स्टॉप कर सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब में कार्बन परमाणु होते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब में कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और कार्बन नैनो ट्यूब जो है ग्रेफाइट की एक शीट होती है जिसमें कि हेक्सागोनल जो साइक्लो रिंग्स होती हैं उनकी 1D सिलेंड्रिकली फोल्ड स्ट्रक्चर होती है। एक कार्बन नैनो ट्यूब का व्यास लगभग 1 नैनोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात जो नैनो पदार्थों की दक्षता निर्धारित करता है। सो आपको पता होगा कि नैनो पदार्थ है यानी कि उनको बहुत ही बारीक फॉर्म में तोड़ा जाता है, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, सेकंड नंबर जो आंसर है पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन आयतन। सो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नैनो पदार्थ की कर्तन औजारों के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब कटिंग टूल्स में कौन प्रयुक्त होता है। तो टंगस्टन कार्बाइड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। टंगस्टन कार्बाइड जो है हार्ड हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह बहुत हार्डेस्ट हो जाते हैं, तो इसमें कार्बन टंगस्टन जो कार्बाइड है हार्ड हो जाता है, वो कटिंग टूल्स के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अप मिश्रित फुलेरिन डोपिंग फुलेरिन पूछा है। तो डोप्ड फुलेरिन बनते हैं, डोप्ड फुलेरिन जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। फुलेरिन में डोपिंग के बाद में वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा हरित विलायक नहीं है, कौन सा ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है। तो देखिए इसमें लिक्विड CO2 ग्रीन सॉल्वेंट होता है, आयनिक द्रव्य आयनिक लिक्विड्स भी होते हैं, और वाटर जो है वो तो यूनिवर्सल ग्रीन सॉल्वेंट है ही। और आयनिक लिक्विड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो उन्हें आयनिक लिक्विड्स होते हैं, तो ये भी ग्रीन सॉल्वेंट में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो द्रव अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया है, वो ग्रीन सॉल्वेंट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वह तकनीक जिसके द्वारा प्रतिदर्श की आंतरिक संरचना देखी जा सकती है, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। तो इसमें ये सभी आंसर होंगे। नैनो केमिस्ट्री में ये जो टेक्निक्स है वो पढ़ी थी हमने। तो STM की फुल फॉर्म होती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के द्वितीयक प्रिकर्सर पूछा है, सेकेंडरी प्रिकर्सर फोटोकेमिकल स्मॉग में। सो फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उसमें सेकेंडरी प्रिकर्सर के रूप में PAN यूज़ लेते हैं। उसके अलावा इसमें आपने पढ़ा होगा कि ओजोन होती है, और उसके अलावा एक्रोलीन या जो फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और ये मिलकर के सेकेंडरी फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में सामान्यतः नहीं होते हैं, मतलब कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन नहीं होता है। तो मैंने जैसे भी बताया कि PAN ओजोन और एक्रोलिन इसमें होंगे। CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो सेकेंडरी प्रिकर्सर नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जर्कोनिया एक कठोर भंगुर है। तो जिरकोनिया जो है वो सिरेमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध जल का BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड स्तर कितना होना चाहिए प्योर वाटर का। तो ये होता है लेस देन 5 ppm, लेस देन 5 ppm। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो वाटर में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है उनको डिकम्पोज करने के लिए आवश्यक होती है। सो अगर BOD ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि वो वाटर जो है वो ज़्यादा दूषित है, प्रदूषित है, इसलिए शुद्ध जल का BOD जो होता है वो 5 ppm से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोग जो पेय जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। आंसर इसका होगा मेथेमोग्लोबिमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा नाइट्रेट की अधिकता की वजह से।
तो ये उसी का ही नाम है, बस वो बच्चों में हो जाता है, उसकी वजह से बच्चों की स्किन जो है वो ब्लू होती है, इसलिए उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कह दिया जाता है और उसी का नाम है मेथेमोग्लोबिमिया, जो कि नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओज़ोन परत अपक्षय के बारे में गलत कथन का चूज़ करना है यहाँ पे। तो देखिए यह समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और सीएफसी आपने पढ़ा होगा, सीएफसी और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं, और यह मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। सीएफसी का एक जो है एक मुक्त मूलक भी हजारों या लाखों ओजोन को डिकम्पोज कर सकता है। लेकिन फोर्थ नंबर आंसर देखिए कि केवल यही भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो यही रहेगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गैस जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और मौत का कारण भी बन सकती है। पढ़ा होगा आपने कि अंगीठी को बंद कमरे में नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेयजल में कैडमियम की अधिकतम नियत सांद्रण है, तो इसका आंसर होगा 0.005। कैडमियम का जो ड्रिंकिंग वाटर में कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो 0.005 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस, तो देखो इसका आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हरित गृह गैस आप जानते हो कि CO2 होती है 50%, उसके बाद में CFC, CH4, नाइट्रेट, ओजोन, वाटर वाष्प जो होती है ना, जल वाष्प होती है 2%, वो भी काम आती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, निर्जल धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो इसका आंसर होगा लिक्विड CO2। लिक्विड CO2 ये ड्राई क्लीनिंग में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनिलिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, OH और COCH3 यहाँ पे होता है और CHO ग्रुप यहाँ इस तरीके से। सो इसकी जो नंबरिंग अपन करेंगे तो CHO ग्रुप से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। सो इसका आंसर हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है ताजमहल का संगमरमर अपना प्राकृतिक रंग और आभा होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो एसिड रेन इसका रीज़न होता है। एसिड रेन की वजह से ताजमहल का रंग जो है वो कम पड़ता जा रहा है, उसकी आभा कम होती जा रही है। और अम्लीय वर्षा जो आप जानते हो उसकी जो pH होती है वो 5.6 से कम होती है, मतलब जो नॉर्मल रेन होती है उसकी pH 5.6 मानी जाती है, और अगर उससे कम है यानी कि 4 से 5 के बीच में जो है वो एसिड रेन की pH मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है पिरिमिडीन का IUPAC नेम। सो पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, टोटल 6 एटम होते हैं इसमें इस तरीके से, और ये अंदर डबल बॉन्ड। सो यहाँ से नोमेनक्लेचर इसका नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 एंड 3। सो ये रहेगा 1,3 डाईएजीन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्पाइरो कंपाउंड दे रखा है और उसका IUPAC नेम पूछा है। सो स्पाइरो कंपाउंड आपको पता है कि छोटी वाली रिंग से इसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। सो नंबरिंग स्टार्ट होगी इस वाले कार्बन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, एंड ये जो बीच वाला कार्बन है इसको 5 नंबर दिया जाएगा, फिर 6 7 8 9 एंड 10 इस तरीके से। सो इसका देखो जो मेथिल ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन पर है। सो करेक्ट आंसर रहेगा 2 मेथिल स्पाइरो। फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे जाते हैं, पहले स्मॉल रिंग के लिखे जाएंगे फिर बड़ी वाली रिंग के। तो 1 2 3 4 4 कार्बन इसके और 5 कार्बन इसके। सो 4 5 डेका 1 6 डाईइन। सो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंपाउंड दे रखा है, IUPAC नेम पूछा है। सो इसमें ये जो नंबरिंग है वो एसिडिक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। 4 पे देखो ऑक्सो ग्रुप जो है और पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरो कंपाउंड दे रखा है, IUPAC नेम पूछा है इसका भी। सो स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बीच वाले सेंट्रल कार्बन को दिया जाएगा, और फिर 4 5 6 एंड 7। सो नोमेनक्लेचर इसका हो जाएगा स्पाइरो 2 4 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हेप्टा, और 4
6 डाइइन, 4 और 6 पे क्या है, इन है, सो 4 6 डाइइन, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में IUPAC नाम पूछा है इसका, सो अपन सबसे पहले RS नोमेनक्लेचर करना होगा अपन को। सो नंबरिंग देंगे इसमें, फर्स्ट नंबर ये वाले जो कार्बन है इसे फर्स्ट नंबर Br को, सेकंड नंबर जो है वो इस पूरे कार्बन एटम को इसको दिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन से और Br एटम जुड़ा हुआ है, जबकि ये वाला जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन है ना। तो जो जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा, उसको नंबर मतलब ज़्यादा दिया जाता है, प्रायोरिटी में रखा जाता है। सो थर्ड नंबर कार्बन फिर ये रहेगा, और फोर्थ नंबर जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ दिया जाएगा। तो फिर अपन फर्स्ट से सेकंड की तरफ इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अवे फ्रॉम द व्यूवर्स है, यानी कि देखो इस तरीके से ये टेढ़ी लाइन पर है, इसलिए अपन आंसर क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो एस का क्या जाएगा, आर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर कार्बन जो अपन देखेंगे, नेक्स्ट कार्बन में नंबरिंग जो करेंगे वो Br को पहला देंगे, सेकंड नंबर इस कार्बन को, थर्ड COH ग्रुप को, और फोर्थ नंबर यहाँ आंसर रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो सीधी खड़ी लाइन पर है और रिवर्स की तरफ है, इसलिए आंसर रिवर्स नहीं करते हैं, और ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो आंसर आएगा एस। ठीक है, फर्स्ट का था आर और सेकंड का है एस। सो आंसर देखिए कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। आगे की सभी जो है वो इक्वल सभी दे रखे हैं, सेम ही दे रखे हैं। सो आंसर जो है RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है, सेकंड नंबर जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2R3S। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कंपाउंड दे रखा है, IUPAC नेम ही पूछा है इसमें। सो इसमें भी देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले कार्बन से, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। सो आंसर इसका देखिए, फिफ्थ नंबर पर मेथिल एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 पे कीटो जुड़ा हुआ है, ऑक्टेनोइक एसिड, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कंपाउंड दे रखा है, IUPAC नोमेनक्लेचर ही इसमें पूछा है। सो इसमें भी क्या करेंगे, ये देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड है। सो इसमें जो बड़ी वाली रिंग है उसके कार्बन एटम पहले लिखे जाएंगे, 2 to 1, यानी कि इस वाले कार्बन रिंग में 2, इसमें भी 2, और बीच वाली रिंग में जो है वो एक कार्बन एटम है। सो 2 to 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, सो हेप्टेन। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, सो 1 एंड 2, तो 2 ऑन, तो बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन 2 ऑन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड दे रखा है और IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा है, ईथर है। सो अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन। ठीक है, इस तरीके से नाम रहेगा, नोमेनक्लेचर रहेगा इसका। अब देखिए 6 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो ग्रुप आ रहा है, जबकि 3 पे क्या आ रहा है, मैथिल ग्रुप आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए ना। सो आंसर जो है वो रहेगा 6 ब्रोमो एथिल, 6 ब्रोमो 3 मैथिल 4 हेप्टिनोइड, फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वलय तनाव वाली साइक्लो एल्केन है, मतलब कि जो साइक्लो एल्केन्स है उसमें से मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन किस में है, तो सबसे छोटी रिंग होगी, सो उसमें ही तनाव जो है वो ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा, सो आंसर रहेगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाईसाइक्लो कंपाउंड दे रखा है, नोमेनक्लेचर पूछा है। सो पहले बड़ी वाली रिंग का आएगा, तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, और इसमें एक कार्बन है, और बीच वाले जो जॉइंट है उस पर एक भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो 0, तो 410, फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा अकायरल कंपाउंड है। सो अकायरल कंपाउंड यानी कि जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग नहीं है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग होती है वो कायरल कहलाता है। तो देखिए ये तीनों जो कंपाउंड है वो कायरल कार्बन प्रेजेंट है इनमें, लेकिन 1 क्लोरोपेंटेन जो है वो इसमें ये 5 कार्बन, और यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, सो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, सो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट नंबर रहेगा, 1 क्लोरोपेंटेन जो है वो अकायरल यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मीजोटार्टिक अम्ल और डी टार्टिक अम्ल हैं। तो मीजोटार्टिक एसिड जो होता है, मीजोटार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, एक कार्बन पर जो दोनों कार्बन पर जो OH ग्रुप रहते हैं वो सेम तरफ रहते हैं, सेम साइड रहते हैं। और जो डी टार्टिक एसिड है उसमें क्या होगा, एक कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है इधर। सो ये जो कंपाउंड है वो आपस में डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संरचना दे रखी है और पूछा है कि किरेल कार्बन कार्बन सेकंड थर्ड और के जो क्रम से है RS नोमेनक्लेचर पूछा है इसमें, देखो सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन का। तो देखिए नोमेनक्लेचर में फर्स्ट जो है वो Br को रखेंगे, सेकंड जो है वो इस कार्बन को रखेंगे, थर्ड जो है वो CH ग्रुप को, और फोर्थ जो है वो इस हाइड्रोजन को। सो आंसर जो है इस तरीके से होगा, R
क्लॉकवाइज है ना, तो आर आंसर आएगा, लेकिन आंसर क्या होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यानी कि फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो टेडी लाइन पर है। सो इसका आंसर रिवर्स होगा और ये आएगा एस। सो फर्स्ट कार्बन का एस रहेगा। वैसे ही सेकंड कार्बन का देखेंगे। सो फर्स्ट नंबर सी एल को दिया जाएगा, सेकंड नंबर इस वाले कार्बन को, थर्ड नंबर सी एच थ्री ग्रुप को, और फोर्थ जो है वो हाइड्रोजन को। और आंसर जो वो इस तरीके से रोटेट होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। सो आंसर रिवर्स जाएगा इसका भी। सो आर। सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा सेकंड नंबर ऑप्शन 2s एंड 3r। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सा कंपाउंड प्रदर्शित करेगा। सो अपन डबल बॉन्ड से देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस इसमें बन सकता है। सो देखिए, इन सभी ऑप्शंस में कार्बन पर सेम परमाणु जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 मेथिल मेथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो ग्रुप हैं हर एक कार्बन से अलग अलग जुड़े हुए हैं, और ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन ब्यूटेन का सर्वाधिक स्थायी स्वरूपण कौन सा है। सो एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी स्वरूपण अपन स्टैगर्ड मानते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड, इस तरीके से अधिकतम दूरी पर प्रेजेंट रहते हैं। सो आंसर हो जाएगा फुल्ली स्टैगर्ड, फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एस समावयवी है, मतलब कि एस कॉन्फ़िगरेशन किसका है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बी आर को दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी पर OH ग्रुप रहेगा, थर्ड प्रायोरिटी पर CH3 और फोर्थ प्रायोरिटी पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सीधी खड़ी लाइन पर है। सो इसका आंसर रिवर्स नहीं होगा। और ये जो 1 से सेकंड की तरफ जाते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि फोर्थ नंबर कार्बन की तरफ से जाते हैं। सो यहाँ से इस तरीके से रोटेट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर रहेगा एस। सो करेक्ट ऑप्शन थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आणविक संरचना दे रखी है C6H14। एल्केन की पूछी है कि कितनी संरचनात्मक समावयवी इसके बन सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहता है वो रहेगा 5। टोटल 5 स्ट्रक्चर्स की बन सकती है। देखो कौन कौन सी बनती है इसमें। तो इसमें एक तो ये सिंपली जो कि अपन इस तरीके से बना देंगे, एन एन पेंटेन वाली। और नेक्स्ट जो है वो देखो इस तरीके से बनेगी, यहाँ एक समावयवी जुड़ जाएगा, इस पर एक यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ेगा। सो टोटल ये 3 बन गई। और इसके अलावा जो है वो इस तरीके से यहाँ एक कार्बन पर 2 ये जो प्रतिस्थापी जोड़ेंगे, और एक जो है वो इस तरीके से। तो ये इसके 5 समावयवी रहेंगे हेक्सेन के। ठीक है, C6H14 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C3H9N आणविक सूत्र वाले यौगिक से कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बन सकते हैं। सो देखो, प्राइमरी एमीन किसको बोलते हैं, जैसे ये एमीन होता है NH3। NH3 का अगर एक हाइड्रोजन में प्रतिस्थापित कर दूँ एक एल्किल ग्रुप से, तो ये प्राइमरी बनेगा। और इसी तरीके से अगर 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए एल्किल ग्रुप से, तो वो सेकेंडरी और टर्सरी बनते हैं इस तरीके से। और प्राइमरी की स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखो ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये जो है वो दूसरी पॉसिबिलिटी है NH2 यहाँ। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी रहेगी प्राइमरी ग्रुप की। इसके अलावा सेकेंडरी की अगर अपन बात करेंगे तो NH, यहाँ से एक एल्किल CH3 ग्रुप जुड़ेगा, और सेकेंड CH2 CH3। सेकेंडरी की एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी तरीके से 3 कार्बन भी इस तरीके से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता है। सो जिसमें एल्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ नंबर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक पूछा है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। सो इसमें अपन कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन को निकाल करके जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इसकी नेगेटिव मतलब नेगेटिव एनाइन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सो सबसे मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो है वो फोर्थ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ई समावयवी, ई आइसोमर्स कौन सा होगा इनमें से। तो ई यानी कि जो अपोजिट होते हैं ग्रुप, उसे अपन ई समावयवी बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करेंगे सभी कार्बन्स में। तो यहाँ पर FCl में से Cl को प्रायोरिटी रहेगी, और यहाँ पर Br को प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि सेम साइड है तो Z समावयवी है। इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, सो Z समावयवी रहेगा। यहाँ देखिए प्रायोरिटी अपन CH3 ग्रुप को देंगे, और इधर इसमें से देंगे इस वाले ग्रुप को। सो ये रहेगा ई ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम साइड है, इसलिए Z रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जिसका थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्केन के उताप
अपघटन में प्रयुक्त होने वाली क्रियाविधि है, यानी कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। तो पायरोलाइसिस यानी कि जो हायर टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होती है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा ये संपन्न होती है, जबकि टेम्परेचर अगर लो रखते हैं तो उसमें एनाइंस बनते हैं, है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोबेंजीन सोडियम NH2 NH3 के साथ जो अभिक्रिया होती है उससे एनिलीन बनता है, प्रयुक्त क्रियाविधि इसमें पूछी है। तो आपको पता होगा कि इसके प्रेजेंट में जो क्लोरोबेंजीन है इस तरीके से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ बनेगा बेंजाइन, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और बेंजाइन जो है वो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करके और रिएक्शन करता है, और ये पहले विलोपन हुआ उसके बाद में एडिशन होता है। तो बेंजाइन जो मैकेनिज्म होती है वो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन क्रियाविधि के द्वारा होती है। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही के साथ सबसे कम क्रियाशील यौगिक कौन सा है। तो आपको पता होगा कि नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 पेंटेनॉन, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो 3 पेंटेनॉन इस तरीके से बनाया जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो देखिए जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे कम रहेगी, ठीक है। सो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगलेट कार्बन में कार्बन की संकरणावस्था पूछी है। तो सिंगलेट कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वहीं अगर ट्रिपलेट कार्बन पूछ लिया जाता तो वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित मुक्त मूलकों के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम बताइए। मुक्त मूलकों के स्थायित्व का घटता क्रम, तो आपको पता है कि बेंजिल ग्रुप जो है वो सबसे हाईएस्ट स्टेबल होता है, और फिर एलिल ग्रुप होगा, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से ना, बेंजिल ग्रुप इस तरीके से लिखेंगे अपन, फिर एलाइलिक ग्रुप होगा, और फिर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को उनके घटते हुए अम्ल सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एक तो है फिनोल। तो अम्ल सामर्थ्य यानी कि अपन जो फिनोल का OH ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उस हाइड्रोजन से इसकी एसिडिटी देखेंगे। ऑप्शन में नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोफिनोल, और फिर मेटा और पैरा क्रिसोल। यहाँ पे एक बार मेटा पर है, एक बार पैरा पर है एल्काइल ग्रुप, क्रिसोल यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए नाइट्रो ग्रुप जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, सो इस हाइड्रोजन की एसिडिटी सबसे ज़्यादा यही रहेगी, नाइट्रो ग्रुप जो है विड्रॉ करेगा, जो हाइड्रोजन इजीली निकल सकेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो पैरानाइट्रोफिनोल को रहेगी प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में फिनोल को, और उसके बाद में ये देखो R ग्रुप हैं, सो ये क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को कम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा। सेकंड नंबर प्रायोरिटी पर रहेगा पैरानाइट्रोफिनोल और फिर फिनोल, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं नहीं एग्री हूँ यहाँ से कि यहाँ उसके बाद में होनी चाहिए थी मेटा वाले की, क्योंकि मेटा जो है उस पर खाली आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि पैरा वाले पर जो है वो +H और +I दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। सो इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, पर ठीक है अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हॉफमैन ब्रोमेमाइड कर्टियस स्मिथ अभिक्रिया में बनने वाले उदासीन एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती स्पीसीज कौन सा बनेगा। तो इसमें देखो बनता है नाइट्रीन, नाइट्रीन बनता है, और ये सभी जो है वो एमीन के सिंथेसिस की विधियां हैं, तो मध्यवर्ती इसमें नाइट्रीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कौन सी अभिक्रिया है ये। तो देखिए बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है ये, इसमें ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है इस रिंग में, एक ऑक्सीजन का यहाँ इंसर्शन होकर के रिंग साइज जो बढ़ गई है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट में बनने वाला मध्यवर्ती पूछा है। तो इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है, इसमें रिंग एक्सटेंशन हो जाती है, मतलब रीअरेंजमेंट होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इसमें होता है फिर, तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब फेनिल एसीटेट को AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थ और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है, कौन सी अभिक्रिया है ये। तो देखो जो ये फेनिल एसीटेट है, इसको जब AlCl3 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर COCH3 ग्रुप यहाँ ऑर्थ और पैरा पर जुड़ जाता है, तो ये फ्रेश रीअरेंजमेंट कहलाती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नाभिक स्नेहता वाला आयन है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी। तो आपको पता है कि कार्ब यहाँ इस तरीके से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना, तो लेफ्ट से राइट जाने पर इस बेसिसिटी कम होती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बेसिसिटी के साथ ही मूव करती है। सो बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ क्या होगी, कम होगी। सो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि CH3- वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन में वह यौगिक जो केनिजारो अभिक्रिया देता है, तो केनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेंजोइन कंडेंसेशन में बनने वाला अभिक्रिया मध्यवर्ती कौन सा है? तो बेंजोइन कंडेंसेशन में कार्ब एनाइन बनता है। बेंजोइन कंडेंसेशन में फॉर्मेशन जो है वो कार्ब एनाइन का होता है। इसमें केसियन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेंजल्डिहाइड की केशियन H2 और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बेंजोइन फॉर्मेशन होता है और मध्यवर्ती बनता है कार्ब एनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया एल्डिहाइड की होती है और इसमें जो मध्यवर्ती उत्पाद जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें त्रिविम बाधित प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनाए जाते हैं। त्रिविम बाधित यानी कि जो स्टेरिक हिंडर्ड जो कंपाउंड किस यौगिक से किस अभिक्रिया से अपन बना सकते हैं? तो आंसर होगा स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन क्या होती है? इसमें एसिटिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्राथमिक एमीन का, और इसे एरोमेटिक एमीन भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में परकिन अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होगा? परकिन अभिक्रिया, तो इसमें क्या बनता है? असंतृप्त एसिड बनता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का इसमें फॉर्मेशन होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास में बनने वाला मध्यवर्ती कौन सा होता है? तो इसमें भी क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनता है। रिएक्शन में इस तरीके से एक कार्बन ये इस तरीके से OH ग्रुप जुड़ा रहता है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ से ये H2 निकल जाता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है और फिर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप का और कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या बनता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक अनुनाद ऊर्जा वाला विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है? हेट्रो कंपाउंड पूछा है, हाईएस्ट एरोमेटिसिटी वाला। सो इसमें रहता है थायोफेन। थायोफेन की जो एरोमेटिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है, थायोफेन, फिर पायरोल और फिर फ्यूरेन। ठीक है, SNO, इस तरीके से इसकी एरोमेटिसिटी का सीक्वेंस रहता है, सबसे हाईएस्ट होगी थायोफेन की। नेक्स्ट जो है वो है बेंजोइन का सूत्र क्या है? तो बेंजोइन कंडेंसेशन से जो बनता है बेंजोइन, फॉर्मल्डिहाइड की केसियन और H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एक कार्बन पर क्या होता है? OH ग्रुप लग जाता है और दूसरे कार्बन पर ये CO ग्रुप रहता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। बेंजल्डिहाइड होता है C6H5 और फिर ये CHO ग्रुप रहता है इसमें, तो एक CO ग्रुप, एक CHO ग्रुप तो CO में ही रहेगा और जो दूसरा जो जुड़ेगा उसमें COH इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिरिडीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। पिरिडीन देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये यहाँ ऐसे, इसमें जो है वो नाभिक स्नेही का आक्रमण बीटा पोजीशन पर होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? अल्फा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और जबकि बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ता है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। अब इसमें होता जो रेजोनेंस होता है वो किस तरीके से होगा? कार्बन पर यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा। करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इंडोल का मर्क्यूरेशन कराने पर प्राप्त होता है। तो इंडोल कंपाउंड जो है वो ये है, तो इसका जब मर्क्यूरेशन करवाया जाता है तो जो मर्क्यूरी ग्रुप है वो 2 और 4 पोजीशन पर जुड़ता है, यानी कि एक तो यहाँ जुड़ेगा और एक इस वाली पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा 2,4 डाई एसिटॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 2,4 डाई एसिटॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंपाउंड दे रखा है और लैम्डा मैक्स का मान पूछा है इसमें। सो इसमें कैसे करेंगे? देखो, कार्बोनाइल यौगिक है ये और डबल बॉन्ड के साथ तो 6 मेंबर्ड है, सो इसका वैल्यू होगा 215 जुड़ेगा। ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है तो उसका अपन कितना जोड़ेंगे? 30। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं और फिर यहाँ पर डेल्टा और मतलब गामा और डेल्टा पर जुड़ा हुआ है तो एल्काइल ग्रुप का इसका जुड़ता है 18। ठीक है, तो 18 और 18 2 36 इसमें जोड़ेंगे, सो ये टोटल हो जाएगा 286। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है इनमें से। सो आंसर जो है वो रहेगा पिरिडीन। पिरिडीन की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, यहाँ जो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो डबल बॉन्ड है वहाँ यहाँ क्या रहते हैं? लोकलाइज रहते हैं और ये जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बाकी सभी जो स्ट्रक्चर्स होगी, पिरिमिडीन है, प्यूरीन है,
और इसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ 5 मेंबर रिंग रहती है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसी तरीके से पिरिमिडिन में भी माइनस आई होगा। और जो पायरोल में जो नाइट्रोजन होता है, इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या रहते हैं, डीलोकेलाइज रहते हैं। रिंग में क्या करेंगे, ये लोकेलाइज रिंग में लोकेलाइज रहेंगे, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। सो इसका आंसर जो होगा वो पिरिडिन होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में नेफ्थलीन का रिएक्शन पूछिए, अपचयन पूछा है सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में। सो इसमें क्या रहेगा, एक बॉन्ड का इसमें अपचयन हो जाता है। और ये देखिए नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। सो इसके प्रेजेंस में ये एक बॉन्ड का इसमें अपचयन हो जाता है और एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और इसे अपन बोलेंगे 1,4 डाइलीन। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन पूछा है। सो एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर 3 रिंग इस तरीके से फ्यूज रहती है इसमें, ठीक है, इस तरीके से आप बनाते ना। और इसमें ये 9 और 10 पोजीशन पर रिएक्शन होती है यहाँ एंथ्रासीन में। सो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो भी 9-10 पोजीशन पर होगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हट करके और डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, ठीक है। सो आंसर रहेगा 9-10 एंथ्राक्विनोन, 9-10 एंथ्राक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्विनोलिन का अम्लीय KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। सो इसमें देखो क्विनोलिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर। जब इसका अपन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये यहाँ से इस रिंग को तोड़ता है और यहाँ पर एसिडिक ग्रुप जोड़ देता है। तो इस तरीके से यहाँ ये नाइट्रोजन और यहाँ पर COH ग्रुप और ये COH ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है क्विनोलिनिक अम्ल, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। सो इसको जब अपन दोबारा ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यहाँ से ये एक COH ग्रुप निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, और ये जो है वो सीधा सिर्फ एक ही एसिडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एक ही एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है और इसका नाम होता है निकोटिनिक एसिड। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड नंबर ऑप्शन रहेगा, निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मेसिटिलिन से प्राप्त NMR सिग्नल की संख्या पूछिए इसमें। सो मेसिटिलिन की स्ट्रक्चर ये CH3 और ये CH3 मेसिटिलिन, ठीक है। सो इसमें देखिए ये जो तीनों कार्बन ग्रुप है इनसे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो एक सिग्नल देंगे, बाकी जो रिंग से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो भी क्या देगा, एक सिग्नल देगा। तो टोटल कितने आएंगे, 2 सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए पूछा है सॉफ्ट बेस का युग्म इसमें से कौन सा है। सो HCO और CN, ये देखिए H माइनस CO और CN SCN, इन सभी को अपन क्या मानते हैं, सॉफ्ट बेस माने जाते हैं ये। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द्रव अमोनिया में क्षार धातु विलयन के नीले रंग का क्या कारण है। सो नीले रंग का इसमें अपन पढ़ते हैं कि अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नीले रंग का कारण होता है, लेकिन इस अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ कंपाउंड भी होना चाहिए ना फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म में, तो उसकी वजह से वो नीला रंग प्रदर्शित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा, अमोनियम धनायन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन दोनों की जो प्रेजेंस है वो इसमें ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस पूछा है, कौन कौन से हैं। तो देखिए सॉफ्ट एसिड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं। और सॉफ्ट बेस में अभी अपने पढ़ा था कि HCO CN ये सभी क्या माने जाते हैं, सॉफ्ट बेस माने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा, AU+ और CO। नेक्स्ट क्वेश्चन में उच्चतम ऊर्जा वाला संक्रमण कौन सा है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला संक्रमण होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार और N इस तरीके से माना जाता है, ठीक है। सिग्मा, फिर ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार और ये N। सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर N टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, फिर N टू पाई स्टार एनर्जी का सही सीक्वेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रजाति है, मोस्ट बेसिक पूछा है। सो अपन ने इसको डिस्कस किया था अभी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से अपन लेफ्ट टू जब राइट जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी कम होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है, कम होती है। तो मोर न्यूक्लियोफाइल और मोर बेसिक जो है वो CH3 ग्रुप ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। फॉस्फोरेसेंस जो है सो इसमें क्या होगा, T1 से और S0 में जाता है फॉस्फोरेसेंस, जबकि फ्लोरोसेंस क्या होता है, S1 से S0, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन में और हाई क्वांटम यील्ड
का कारण क्या होता है? हाई क्वांटम यील्ड आने का कारण होता है मुक्त मूलकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बनने से जो क्वांटम यील्ड होती है वो हाई बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल इनमें से कौन सा नहीं है? तो लुईस अम्ल क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, लुईस अम्ल कहलाता है। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। NH4+ अमोनियम आयन जो है वो लुईस एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभिक्रिया के वेग को आर्हेनियस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस समीकरण में ई क्या है ना? ई वैसे अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ई क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसमें करेक्ट रहेगा कि वह ऊर्जा, वह एनर्जी जिसके नीचे सभी संघट्य करने वाले अणु अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन ही करेक्ट इसमें रहेगा। हालांकि ये सब एक दूसरे से मिलते हुए, वह जैसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वह ऊर्जा जिसके ऊपर सभी संघट्य करने वाले अणु अभिक्रिया कर जाते हैं, लगभग सेम सी ऑप्शन है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी के जो नीचे अणु होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से पहले यहाँ पर जो संगठन अणु होते हैं वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन सा है? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट अपन किसको बोलेंगे? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सभी सेम फेज में हो, सेम जैसे लिक्विड या फिर सॉलिड या जो भी है सेम हो सारे। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखो 4 देखिए, इसमें लिक्विड दे रखा है, एसिटिक एसिड है, और फिर एल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद में H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में बन रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4th नंबर रहेगा होमोजीनियस कैटलिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, पूछा है माइकेलिस मेंटेन अभिक्रिया। तो माइकेलिस मेंटेन में जो अभिक्रिया है उसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहेगा। इसमें गामा इज इक्वल टू क्या होता है? K2E0S/Km+S। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। और Km की वैल्यू कितनी होती है? K−1+K2/K1। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, Km। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, NaCl, KBr और KCl के लिए मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू दे रखी है और NaBr के लिए पूछी है। सो NaCl और KBr को जब जोड़ के और KCl उसमें से माइनस करेंगे तो NaBr मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ना है और थर्ड को उसमें से माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वैल्यू को जोड़ करके और थर्ड वैल्यू को जब उसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 128। फर्स्ट नंबर आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट दे रखा है और नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए गिब्स ऊर्जा होगी। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा G=-NFE। ठीक है, और N की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, क्योंकि कॉपर +2 है ना, चार्ज इसका होता है 2, और F की जगह 96,500 लिखेंगे, और E की वैल्यू अपन को 1.1 वोल्ट दे रखी है। जब इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो किस में आएगा? जूल पर मोल में आएगा, जूल पर मोल में आएगा। पर आंसर में देखिए यहाँ पर किलो जूल दे रखे हैं आंसर में सब में, तो अपन क्या करेंगे? अपॉन 1000। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईंधन सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो ईंधन सेल में एनोड पर वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। एनोड पर H2O एक तो ईंधन सेल में बनता है, और एक मरकरी सेल पढ़ते हैं अपन, उसमें भी क्या बनता है? एनोड पर वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 धातु दे रखी है ABC, इनके अपन को मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दे रखे हैं, और इन धातुओं की अपचयन क्षमता पूछी है, रिड्यूसिंग पावर पूछी है। तो देखिए, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है? जिसकी मानक अपचयन जो इलेक्ट्रॉन विभव के मान जितने ज़्यादा ऋणात्मक होंगे उसकी अपचायक क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव B का, ठीक है ना, B, फिर किसका आ जाएगा? C, और फिर देन A। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एसिटिक एसिड के pKa तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के pKb क्रमशः इतने और इतने दे रखे हैं, और अमोनियम एसिटेट विलयन के लिए pH की वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस हैं, दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस दे रखा है। तो वीक एसिड और वीक बेस का pH ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 7 + ½ pKa - pKb। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो जब इन दोनों वैल्यू को अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.01। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और प्लस ये 7, इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 7 में 0.005 ऐड होगा यहाँ पे। सो आंसर रहेगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
m/200 बेरियम हाइड्रोक्साइड का pH पूछा है इसमें। तो अपन को पता है कि जब अपन pH निकालते हैं तो माइनस लोग H+ की कंसनट्रेशन लेते हैं, और ये जो कंसनट्रेशन लेते हैं यहाँ पर नॉर्मलिटी में ली जाती है। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, मोलर में दे रखा है, तो इसको नॉर्मलिटी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/200, ठीक है। मोलरिटी को अपन इंटू किससे करेंगे, n वैल्यू से, और जबकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो 2 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। और इसका अपन कर लेंगे माइनस लोग, ठीक है। ये कटेगा, यहाँ 100 आएगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। लोग आ जाएगा ना 10 टू पावर, इस तरीके से लोग जो है वो 10 टू पावर -2 आएगा, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, pH की। जबकि देखो हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब क्या होगा, बेसिसिटी पूछी है, बेस दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा POH आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, POH आ गया, क्योंकि यहाँ पे बेस दे रखा है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, pH कैलकुलेट करना है। तो 14 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सॉल्ट दे रखे हैं 0.1 m सॉल्यूशन में, और pH की वैल्यू का बढ़ता क्रम पूछा है। अब देखो pH का बढ़ता क्रम का मतलब हो गया कि बेस का मान ज़्यादा होता है pH का, है ना। तो अब देखिए ऑप्शन में जो सॉल्ट अपन को दे रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एसिड बेस का मिक्सचर दे रखा है। तो pH किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी pH ज़्यादा होगी। तो देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर NaCN जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, सो इसकी pH सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इसकी आएगी। और लास्ट में फिर वीक बेस वाले की आएगी, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में इसका कॉम्बिनेशन है। सो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सबसे पहला जो है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और सबसे लास्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले की pH सबसे कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, Mg+2 आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड Mg+2 Mg का इलेक्ट्रोड विभव, है ना, विभव पूछा अपन को। तो देखो हाफ जो सेल है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि E0 + RT/NF लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है हाफ सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो जब Mg+2 की कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये जो है वो सेल के EMF के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Mg+2 की कंसनट्रेशन। सो इसमें क्या होगा, विभव बढ़ेगा, ठीक है। Mg+2 की कंसनट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रिक विभव क्या होगा, बढ़ेगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रस्ट का फॉर्मूला पूछा है जंग का, तो ये होता है Fe2O3X H2O, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में धातुओं के कलपुर्जों में दरारें ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। तो इसमें कोबाल्ट यूज़ किया जाता है, धातुओं के कलपुर्जों में दरारें ज्ञात करने के लिए कोबाल्ट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्याओं में से कौन सा मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर पूछ रखा है। सो इसमें होगा 8। करेक्ट आंसर क्या होगा, 8। मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, 50, 58, 82, 184 और 126। ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। मैजिक नंबर होते क्या हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जैसे कोई एटम है, अगर उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो ये इन नंबर में से कोई होते हैं, तो वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट होता है वो। सो ये मैजिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्षारीय बफर का एग्जाम्पल। तो देखो क्षारीय बफर क्या होता है, क्षारीय बफर में वीक बेस प्लस वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और वीक बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या कहलाता है, क्षारीय बफर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए वीक बेस कौन सा है, NH4OH, और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो समस्थानिक थायराइड ग्रंथि के इलाज में प्रयुक्त होता है। तो आयोडीन, या पढ़ते ही होंगे शुरू से ही, आयोडीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यूरेनियम 238 का अंतिम स्थायी उत्पाद कौन सा है। सो अपन देखो 4 सीरीज़ पढ़ते हैं, TNUA, है ना। तो ये जो यूरेनियम सीरीज़ है 238 से स्टार्ट होती है, और सभी सीरीज़ का एंड आपको पता है लेड से होता है, सिर्फ एक ये जो नेपच्यूनियम सीरीज़ को छोड़ करके, जो कि क्या है, कृत्रिम सीरीज़ है, इसमें बिस्मित आता है। बाकी सभी में क्या आते हैं, लेड अंतिम उत्पाद के रूप में रहते हैं। और इनके जो इस तरीके से अपन याद करते हैं, यहाँ पर नंबर 206, फिर यहाँ पर 207, ठीक है। यहाँ पहले वाले में 208 रहते हैं, और इसमें बिस्मित वाले में 209 रहते हैं, ठीक है। तो 206 लेड वाला जो है
वो है वो यूरेनियम सीरीज़ का अंतिम उत्पाद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है पॉजिट्रॉन उत्सर्जन में N/P अनुपात। N/P अनुपात जो है वो बढ़ेगा पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, कोई एटम जो रहेगा ए और जेड इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ये पॉजिट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, E-1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन N/P जो रेशियो रहेगा, यहाँ प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो N/P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर याद करने के हिसाब से देखते हैं अपन, तो जो बीटा उत्सर्जन में N/P क्या होता है, कम होता है। बाकी प्रोटॉन उत्सर्जन और जो अल्फा उत्सर्जन है, अल्फा कणों के उत्सर्जन से, इन दोनों में ही N/P का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 3.8 दिन है। उस समय की गणना कीजिए जिसकी समाप्ति पर पदार्थ का 1/10वां भाग शेष बच जाता है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन। फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रख दिया इसमें, सो ये रिएक्शन हो जाएगी 2.303 अपॉन के लिखेंगे। अब के की बजाय यहाँ पर टी हाफ दे रखा है, तो के की वैल्यू क्या होती है, 0.693 अपॉन टी हाफ, तो मैं टी हाफ को ऊपर ले जाऊँ 3.8। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू अपन को दे रखी है 3.8। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू log 100, और यहाँ पे देखो क्या दिया अपन को कि 1/10 भाग उसका अक्षय बचा है, तो 100 का 1/10 भाग क्या हो जाएगा, 100 का 1/10वां भाग क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना शेष बचा है, 10। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया और log 10 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसको सोल्व करना है अपन को, सो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 12.7। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइट्रियम रेडियोधर्मी क्षय पर देता है। तो टाइट्रियम जो है एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करता है, तो इसका आंसर रहेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, टाइटेनियम रेडियोधर्मी क्षय पर न्यूट्रॉन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेपच्यूनियम श्रेणी का अंतिम उत्पाद क्या रहता है, क्या होगा, तो अपन ने अभी डिस्कस किया था कि नेपच्यूनियम जो है वो कृत्रिम सीरीज रहती है और इसका उत्पाद बिस्मिथ बनता है, बाकी सभी में क्या बनते हैं, लेड बनते हैं। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए अर्धायु दे रखी है और वेग स्थिरांक पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K = 0.693 अपॉन टी हाफ लिखते हैं, तो टी हाफ अपन को दे रखा है 0.693 दे रखा है। ठीक है, मिनट्स, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, 10⁻³ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्त परिसंचरण के अवरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। तो सोडियम काम में लिया जाता है इसमें ब्लड के सर्कुलेशन का टेस्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह विलायक जिसके KF का मान सर्वाधिक है। तो देखो KF की जो वैल्यू होती है वो विलायक पर डिपेंड करती है। ठीक है, विलायक के अणुभार पर डिपेंड करती है। अब ऐसे पढ़ते हैं ना, MRT का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू ΔH, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं MB, यानी कि यहाँ पर ये कहता है विलायक के मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करती है। तो जितना मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा विलायक का, उतना ही KF का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट आएगा C2H5OH का, सॉरी बेंजीन का, C6H6। ठीक है, मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा किसका आएगा, बेंजीन का मोलिकुलर वेट इसमें सबसे ज़्यादा आएगा। सो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रवों का वह युग्म जो कि राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन पूछा है, तो देखिए बेंजीन और टोलुइन तो राउल्ट जो आदर्श विलयन कहलाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन ये पॉजिटिव डिस्टोर्शन देते हैं इसमें, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है, तो ये जो है वो ऋणात्मक विचलन शो करता है। बाकी एथेनॉल और एसीटोन भी क्या करते हैं, धनात्मक विचलन शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूरिया के M/30 विलियन का परासरण दाब पूछा है। परासरण दाब का फॉर्मूला पाई = CRT लिखेंगे। सी यहाँ पे कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेशन अपन को दे रखी है 1/30। आर की वैल्यू अपन लिखेंगे 8.21, और टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, केल्विन में ये आ जाएगा +270, सो ये 300 के आसपास। ठीक है, सो अब इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, और 10 को जब 8.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.821 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 3rd नंबर आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल में सबसे कम विलय गैस कौन सी है। तो क्रांतिक ताप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, क्रांतिक ताप जिसका सबसे कम विलयता उसके सबसे कम, तो यहाँ पर हीलियम जो है वो जल में सबसे कम विलय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
1.80 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml वाटर में डिजोल्व किया गया है। विलियन ए तथा विलियन बी में 1.2 ग्राम एसिटिक एसिड को 200 ml वाटर में डिजोल्व करके बनाया गया है। यदि विलियन ए और बी के परासरण दाब पाई ए और पाई बी है तो उनमें संबंध पूछा है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले में पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अपन इक्वल करेंगे। RT और RT दोनों में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन को इक्वल करना है। सो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में देखिए, कंसंट्रेशन में 1.80 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, 1.80 ग्राम, और मोलिकुलर वेट होता है ग्लूकोज का 180 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 ml से, है वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड सॉल्यूशन में 1.2 ग्राम एसिटिक एसिड है और इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 200 ml सॉल्यूशन से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। सो इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आदर्श विलयन में के बारे में गलत कथन है। तो जो आदर्श विलयन होता है उसमें क्या होता है कि राउल्ट नियम का वो पालन करता है। डेल्टा एच डेल्टा वी सब इसमें क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। सो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल के लिए मोलल हिमांक स्थिरांक 1.80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल है। यदि 1000 ग्राम में शर्करा के 342 ग्राम विलयन की ग्राम विलय है तो विलयन का हिमांक पूछा है। सो इस क्वेश्चन में देखिए, हिमांक अवनमन निकालेंगे तो हिमांक अवनमन का फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू मोलिलिटी इंटू KF होता है, ठीक है। और मोलिलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे 342 ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार, और यहाँ पे देखो सुक्रोज दे रखा है, सुक्रोज का अणुभार भी 342 ही आता है, ठीक है। और 1000 ग्राम विलायक दे रखा है तो विलायक का अपन ग्राम में मात्रा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ग्राम में मात्रा है इंटू क्या करेंगे, ठीक है, इंटू 1000 डॉट करेंगे, और KF की वैल्यू अपन को दे रखी है इंटू 1.86, ठीक है। तो ये आपस में देखो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हिमांक में अवनमन कितना आ गया, जो डेल्टा TF है वो क्या आ गया, 1.86, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, विलयन का हिमांक पूछा है, ठीक है, हिमांक विलयन का। तो देखो हिमांक अवनमन क्या होता है कि जो शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस जो विलयन का हिमांक है उसका डिफरेंस ही जो है वो हिमांक अवनमन कहलाता है। सो इसकी वैल्यू 1.86 है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन का हिमांक यानी कि TS को ज्ञात करना है। सो शुद्ध विलायक का हिमांक जो है वो 0 आता है। सो 0 माइनस 1.86, तो ये आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन -1.86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह विलायक जिसके KB का मान न्यूनतम हो। सो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, चाहे KF हो चाहे KB हो, किस पे डिपेंड करेगा, विलायक के मोलिकुलर वेट पर, ठीक है। विलायक के मोलिकुलर वेट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा उसका KB का मान ज़्यादा। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोलिकुलर वेट है वो एथेनॉल का होगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ग्राम NaOH को 1000 ml जल में घोलकर बनाए गए विलयन की नॉर्मलता पूछी है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि 4 ग्राम है, मोलिकुलर वेट इसका होता है 40, ठीक है, और 1000 ml दे रखा है, ठीक है। 1 लीटर विलियन के लिए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1000 ही करेंगे तो ये कट के ये आ जाएगा 1/10। सो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉन्ट ऑफ कारक को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखो वॉन्ट ऑफ जो कारक होता है आई जिसको अपन लिखते हैं तो वो होता है अणुसंख्या गुण। अगर अपन अणुसंख्या गुण लेते हैं तो ये होता है कि विलय के प्रेक्षित अणुसंख्या गुण अपॉन विलय का सैद्धांतिक अणुसंख्या गुण, ठीक है। अगर अणुसंख्या गुण पूछा होता तो ऊपर क्या आता है प्रेक्षित, और नीचे क्या आ जाता है सैद्धांतिक आता है, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ देखो क्वेश्चन में अणुभार दे रखे हैं, ठीक है, अणुभार दे रखे हैं। तो अणुभार जो है वो अणुसंख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो इसका आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट रह जाएगा, विलय के सैद्धांतिक अणुभार अपॉन विलय का प्रेक्षित अणुभार। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए व्यंजक, तो ये तो पता होगा सभी को कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। यहाँ पर W है, W की अलग अलग वैल्यू फिर हो जाती है कि प्लस PdV या माइनस PdV, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है तो W की वैल्यू अलग अलग आती है। अगर सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो माइनस PdV, अगर सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो प्लस PdV आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की एंथैल्पी दे रखी है और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की प्रति मोल एंथैल्पी पूछी है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। कार्बन की ऑक्साइड कार्बन की दहन एंथैल्पी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन एंथैल्पी दे रखी है। ठीक है, जब सेकंड वाली इक्वेशन देखिए आप, CO2 इस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो 2CO प्लस O2 इक्वल टू CO2 रहेगा, 2CO2। ठीक है, 2CO2 रहेगा। अब जब इसको अपन माइनस करेंगे, यहाँ से इस रिएक्शन को पूरा अपन माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, अपन को चाहिए कि कार्बन की फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो यानी कि कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को लाने के लिए अपन इक्वेशन फर्स्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अपन फर्स्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C 2O2 और 2CO2 इस तरीके से आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 2C प्लस 1O2 और प्लस यहाँ पे इजिकल टू हो जाएगा 2CO। ठीक है, 2CO इस तरीके की इक्वेशन अपन को मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अपन को दोनों जो ये एंथैल्पीज दे रखी है, इन दोनों को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर रिएक्शन में अपन को क्या पूछा, प्रति मोल एंथैल्पी, CO के फॉर्मेशन की प्रति मोल। और जबकि यहाँ पर देखो अपने पास कितने CO आ रहे हैं, 2 CO आ रहे हैं। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करने पर और फिर माइनस करने पर जो अपन के पास प्रोडक्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उससे अपन को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपने पास प्रति मोल कार्बन ऑक्साइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 110। ठीक है, और ये वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। तो आंसर जो है थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, -110.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण पूछी है, तो ये अपन जी से निकालते हैं। जी इज इक्वल टू H माइनस टी एस लिखते हैं ना, H माइनस टी एस। ठीक है, डेल लगा दिया सबके आगे। और डेल एस की वैल्यू क्या होती है, डेल एस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो जब माइनस इधर एस की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट जो आंसर है वो अपना सेकंड नंबर ऑप्शन रहेगा, डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए असत्य कथन, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या असत्य होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डेल्टा ई ऋणात्मक होती है, यह असत्य कथन है। ठीक है, और जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें Q इजिकल टू जीरो होता है, डी ई इजिकल टू, अपन ये जो रूल लिखते हैं फर्स्ट रूल, डी इजिकल टू डी क्यू प्लस पी डी भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें Q जो है वो जीरो हो जाता है, V का मान जीरो से बड़ा आता है। ठीक है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि जो एनर्जी दी जाती है वो बढ़ती है। ठीक है, और डेल्टा ई नेगेटिव आता है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई विक्रिया में डेल्टा एच और डेल्टा ई का संबंध बताइए। तो यहाँ देखिए अपन लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन आर टी लिखते हैं। ठीक है, डेल एन आर टी, और डेल एन यहाँ क्या होता है, डेल एन होता है प्रोडक्ट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब कि गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में गैस मॉलिक्यूल ये हैं और रिएक्टेंट में गैस मॉलिक्यूल ये हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो आएगा -2। ठीक है, -2, तो देखिए रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा ई और यह आ जाएगा -2 RT। ठीक है, दैट मीन्स कि डेल्टा एन में से अगर माइनस कुछ नंबर हो रहे हैं तब वो क्या हो रहा है, डेल्टा एच के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ई की वैल्यू बड़ी है, तब वो उसमें से माइनस करने से वो डेल्टा एच के प्लस आ रही है। दैट मीन्स कि सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है मैक्सवेल संबंधों के अनुसार डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस किसके बराबर है। तो देखो इसके लिए आपने और थर्मोडाइनमिक्स में 4 इक्वेशंस याद कर रखी होगी जिनको अपन भगवान जी बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होता है डेल ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन होती है। ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशन कैसे निकालते हैं कि इसमें इसको हटा दिया जाता है और इसमें से क्या लिखते हैं, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है, और एट कांस्टेंट एस वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब इसको पहला मान लिया जाए। ठीक है, तो इस वापस वैसे ही करेंगे, पहले का पहला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। ठीक है, फिर इसका दूसरा तो डेल्टा एस एट कांस्टेंट वी। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्रोपी परिवर्तन के रूप में स्वतः परिवर्तिता की शर्त क्या होती है। स्वतः परिवर्तिता आपको पता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है
वो डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, उसका पॉजिटिव होता है ना, डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव जो डेल्टा एस होती है यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की, ठीक है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जीरो से बड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन याद करते हैं कि भाई वॉल्यूम है, फोर्स है, मास है, ठीक है, एनर्जी होती है, ये सभी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सो इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी पूर्णतः क्रिस्टलीकृत पदार्थ की T इज इक्वल टू 0 पर एंट्रोपी समान होती है, यह कथन ऊष्मागतिकी के किस नियम का है? सो ये थर्ड रूल बोलता है ना, थर्ड नियम क्या कहता है कि किसी भी पूर्णतः क्रिस्टलीकृत पदार्थ जिसकी टेम्परेचर जो है 0 होता है तो एंट्रोपी उस पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मानते हैं ना कि सबसे कम एंट्रोपी मानी जाती है तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होना चाहिए। तो देखो ये तो सभी को पता है कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। स्वतः परिवर्तन रिएक्शन के लिए जी इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन कौन कौन से स्थिति पर आना चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन फिर से इक्वेशन याद करते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी लिखते हैं, ठीक है, माइनस एस डी टी और पी डी वी, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये क्या आता है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव आती है तो वो स्वतः परिवर्तित रिएक्शन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाल्फिनम के आकार का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है कि 3D 4D और 5D सीरीज़ के ये एलिमेंट्स हैं और लेंथन एंड संकुचन की वजह से 4D और 5D सीरीज़ का आकार क्या होता है, समान होता है, जबकि ये दोनों जो सीरीज़ होती है वो 3D से बड़ी आकार की होती है। तो ये जो थर्ड नंबर आंसर है वो इसका करेक्ट रहेगा, हाल्फिनियम और जिरकोनियम का आकार सेम रहेगा जबकि ये दोनों टाइटेनियम से बड़े आकार के होंगे। सो थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस तत्व के त्रिधनात्मक आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे कम होगा? तो आपको पता है कि लेंथेनाइड्स में लेफ्ट से राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। और इट्रीबियम इसमें क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है, इट्रीबियम और लुटेशियम है ना, तो ये इसका जो आकार होगा वो सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूरियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है ना, जेड दे रखा है अपन को 96। तो क्यूरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये वाला होता है, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 और 7s2 है ना। जो गैडोलिनियम, लेंथेनाइड्स में अपन गैडोलिनियम का पढ़ते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड्स होते हैं उसमें क्यूरियम का ये पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एगमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी डी का और 7s2 ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बचेगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो इस तरीके का सीक्वेंस रहता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि साइज़ क्या होती है, कम होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो मैग्नीशियम में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, मैग्नीशियम में फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो आयनन एंथैल्पी हो जाती है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा रहेगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट रहेगा, सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, फिर आएगी मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की और फिर सोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जेड इज इक्वल टू 117 दे रखा है, 117 नंबर वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी में किस परिवार में होना चाहिए? तो देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में एक ना एक पूछा ही जाता है, परमाणु क्रमांक देकर के उसकी पोजीशन पूछी जाती है। तो इसके लिए बेटर होता है कि हम जो सबसे लास्ट में जो अक्रिय गैस विन्यास होते हैं उनके एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक याद कर लेते हैं। सो इसमें देखो इस तरीके से होता है कि 2, 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54 आता है और फिर 86, 86 आता है ना, और उसके बाद में आता है 118, ठीक है। इस तरीके से जो अपन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये सब पढ़ते हैं तो इनका परमाणु क्रमांक ये होता है 2, 8, उसमें जोड़ते जाना है, 2, 8, 18, 18, 32 इस तरीके से जोड़ करके और ये नंबर याद कर लिए जाते हैं। अब देखो 117 नंबर पूछा है, यानी कि 118 अक्रिय गैस में आ रहा है, तो 117 इससे जस्ट पहले वाला यानी कि हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट में परमाणु क्रमांक जेड इज इक्वल टू 57 दे रखा है वाला तत्व है, तो फर्स्ट 57 पर क्या आता है, लेंथेनम, ठीक है। तो लेंथेनम किस ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट रहेगा। लेंथेनम के बाद वाले जो 14 तत्व है वो एफ ब्लॉक बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के बढ़ते हुए धात्विक लक्षण का सही क्रम बताइए। तो धात्विक लक्षण लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक लक्षण कम होते हैं, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से रहती है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट।
सो इसमें जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर कम होते हैं, तो फॉस्फोरस का सबसे कम होगा, उसके बाद में सिलिकॉन का होगा, और अगर बेरियम और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में धात्विक करेक्टर ज़्यादा होते हैं, फिर बेरिलियम और फिर लास्ट में सोडियम में सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सीक्वेंस इसका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर धातु होते हैं जबकि अधातु पी ब्लॉक में पाए जाते हैं ना, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तत्वों की प्रथम क्रम से द्वितीय, तृतीय और प्रथम श्रेणी में उपस्थित तत्वों का समूह है पूछा है इसमें। सबसे पहले किसमें पूछा है? द्वितीय श्रेणी में, यानी कि 4D में, फिर 5D में और फिर 3D सीरीज़ के तत्व पूछे हैं। सो इट्रियम देखो यहाँ पे फर्स्ट, ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इट्रियम, ये द्वितीय श्रेणी में पाया जाता है, और जो डब्लू टंगस्टन है वो तृतीय श्रेणी में, और स्कैंडियम जो है वो प्रथम 3D सीरीज़ में पाया जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आयनों का समूह जिसमें कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें समान है, वो कौन सा समूह है? तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, पोटेशियम प्लस Cl माइनस, कैल्शियम +2, स्कैंडियम +3। ठीक है, इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है। ठीक है, सभी में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हैं। सो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घटती बंद लंबाई का सही क्रम क्या है? घटती बंद लंबाई का, तो बंद लंबाई अपन बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जब इनका काउंट करेंगे तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और ये इस तरीके से कुछ रहता है कि अगर 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसमें बंद ऑर्डर जो है वो 3 आता है। फिर जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाता है? कम हो जाता है, 0.5 कम होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से 1.5। ठीक है, और जब 18 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सो इसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बंद लंबाई कम। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बंद लंबाई कम होगी। सो यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है O22 माइनस में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है 18, फिर है 17, फिर 16 और फिर 15, है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते जा रहे हैं, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो 80 नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन वालों की हो जाएगी, नहीं फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है O3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन जो है वो V शेप पाया जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है? 1.5 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है BrF5 अणु की आकृति क्या है? तो BrF5 का सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ब्रोमीन के एटम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 5/2। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे। सो ये आ जाएगा 12 + अपॉन 2, तो 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर। ठीक है, सॉरी 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ग समतलीय और पिरामिडीय शेप। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वर्ग पिरामिडी शेप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम पूछा है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी होती है वो होती है सल्फर की, फिर होता है फिर सेलेनियम की, और फिर ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय स्पीसीज कौन सा है? पैरामैग्नेटिक पूछा है, तो पैरामैग्नेटिक अपन इसमें भी क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो ओड नंबर होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जब अगर इवन नंबर में आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ काउंट करेंगे। देखो, तो फर्स्ट नंबर में आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें भी कार्बन 6 और 8। ठीक है, तो इसके भी 14 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 7 + 8 यानी 15 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर हेलाइड की जल में विलयता का घटता क्रम क्या है? तो सॉल्युबिलिटी पूछी है इसमें। तो सॉल्युबिलिटी, और ये मेटल किसके साथ है? रिनाइन चेंज हो रहे हैं, देखो एनाइन चेंज हो रहे हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ। तो अपन सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस ये पढ़ते हैं कि अगर ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में रिनाइन की साइज़ बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साइज़ बढ़ेगी, रिनाइन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा AgF। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, N3- आयन की आकृति पूछी है, तो N3- में हाइब्रिडाइजेशन होता है Sp, और इसकी जो शेप होती है वो आती है रेखीय, लीनियर शेप होती है। ठीक है,
फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षकों का अपेक्षिक बंध सामर्थ्य है। तो देखो यहाँ पर बंध सामर्थ्य पूछा है ऑर्बिटल्स का, किसका पूछा है, ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो यहाँ का जो आंसर है वो अपन हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट रहेगा। sp3 कक्षक की बंध सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 की होती है और फिर sp की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.5 बॉन्ड ऑर्डर वाला त्रिक कौन सा है। सो ये अपन अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन चाहे बढ़े चाहे घटे, ठीक है, अपन को बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम करना होता है, ठीक है। इस तरीके से 2.5, ठीक है। तो 2.5 या तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है या फिर 15 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, N2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आएंगे, और NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 आएंगे, और O2 प्लस में भी कितने आएंगे, 15 आएंगे। तो इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह अणु अथवा आयन जिसमें हाइड्रोजन बंधन प्रेक्षित नहीं किया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें नहीं पाई जाएगी, तो इसका आंसर आएगा H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन Z = 26 दे रखा है का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। तो देखो जलीय विलयन दे रखा है वाटर सॉल्यूशन में, द्विसंयोजी आयन 26 यानी कि आयरन हो गया, 26 नंबर पर आयरन आता है, और द्विसंयोजी यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में उसने जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रखा है। और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक वीक लिगेंड है, ठीक है, वीक लिगेंड है, सो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 ही रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन जब 5 ऑर्बिटल्स में अपन जब भरेंगे, तो यहाँ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो जाएंगे, बाकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो 4.90, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है। तो इसमें रुथीनियम और ओस्मियम आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक में, रुथीनियम और ओस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सर्वाधिक होती है +8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय स्पीसीज कौन सा है। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक पूछा है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे वो, और पेयर्ड कौन करता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग करेगा। सो देखो इसमें साइनाइड जो है वो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका रहेगा D8, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो डायमैग्नेटिक बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस और NH3 में नाइट्रोजन के परमाणु कक्षक का संकरण पूछा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इन सभी का। सो NO2 प्लस का निकालेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, और O2 को काउंट नहीं करेंगे, 2 एटम हो गए ना, वो एकल जो एक संयोजी एटम होता है उसको काउंट करते हैं, प्लस की जगह -1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया Sp, ठीक है। NO3 माइनस का काउंट करेंगे तो 5 + 1/2, ठीक है, यानी कि 3, तो 3 से हो जाएगा Sp2, ठीक है। और अमोनिया का अपन को पता ही है Sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नियमित अष्टफलकीय ज्यामिति वाला संकुल आयन कौन सा है। नियमित अष्टफलकीय ज्यामिति यानी कि जिसमें कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर शेप बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो देखिए इसमें जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है मैग्नीज वाला, इसमें D5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहेगा इसका, ठीक है, यानी कि D5 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा। सो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से रंगहीन यौगिक कौन सा है। तो रंगहीन यौगिक यानी कि कलरलेस, जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो ZnCdHg आपको पता है, लास्ट में जो ZnCdHg आते हैं, ZnCdHg, ठीक है, वो उसमें D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पाया जाता है। इन तीनों में ही D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पाया जाता है, यानी फुली फिल्ड हो गया, सो इसमें रंग नहीं पाया जाएगा। सो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, Na2CdCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का सही संरूपण कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 देखिए, टेट्राएमीन और सेकंड और हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन काउंट करेंगे तो प्लेटिनम की आएगी 2 और आयरन की आएगी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस तरीके से अमोनिया की तो 0 हो गई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर डबल है तो 6 और ये 12 -12 आ जाएगा। या फिर देखिए इसका इजी मेथड इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसका 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये वाला जो 2 है वो यानी इसका चार्ज हो गया, यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज हो गया, और ये जो 3 यहाँ दे रखा है वो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। सो यहाँ पर
सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसका -3 चार्ज आ गया, यानी पहले वाले कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज है, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज है, ठीक है। तो NH3 की शून्य मानेंगे, 0 मानेंगे, तो प्लेटिनम क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि आयरन देखिए साइनाइड है -6 इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो यहाँ ये जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा +3, यानी कि आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेटिनम जो है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में और साइनोफेरेट थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उच्च चक्रण संकुल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। उच्च चक्रण संकुल मतलब जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जो स्टेबल या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो तो निम्न चक्रण संकुल देते हैं, और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो क्या देते हैं, उच्च चक्रण संकुल देते हैं। तो देखिए इसमें वीक लिगेंड मैग्नीज वाला, ये 4th नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है, MnCl6-3। नेक्स्ट क्वेश्चन में COCl2En2 द्वारा प्रदर्शित समवायता का कौन सा प्रदर्शित करेंगे। देखो 2 Cl है, इसका मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमर्स तो देंगे, तो ज्यामितीय समवायता तो प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका, ठीक है। सो आपको पता है कि सिस और ट्रांस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सिस और ट्रांस में अगर ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर प्रेजेंट रहते हैं तो वो उसको सिस बोलते हैं, और 180 डिग्री के कोण पर प्रेजेंट रहते हैं तो वो ट्रांस कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस को प्रदर्शित करेंगे। अब बात रही प्रकाशिक समवायता की, तो अगर उसमें किसी भी प्रकार की सममिति प्रेजेंट नहीं होती है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसके जो ट्रांसफॉर्म में तो सममित तल प्रेजेंट रहेगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्म इस तरीके से बनाऊँ, यहाँ पे Cl और यहाँ पर ये En इस तरीके से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे तो क्या रहेगा, सममित तल प्रदर्शित रहेगा। इसको काटेंगे, बराबर बराबर भागों में कटेगा। लेकिन अगर इसका मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊँ, अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाऊँ, तो Cl जो है एक यहाँ प्रेजेंट रहेगा और एक Cl मैं यहाँ प्रेजेंट करूँ, और फिर En इस तरीके से, तो एक En यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कोई भी सममित तल प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो है प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाशिक और ज्यामितीय दोनों समवायवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Cr+2 आयरन+2 कोबाल्ट+2 कॉपर+2 आयन में विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो क्रोमियम+2, यानी कि क्रोमियम जो है वो D5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखता है टोटल, और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में उसमें हो जाएगा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। D4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आयरन+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो 2 पेयर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 4 रहेंगे, ठीक है। और कोबाल्ट+2 में D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 3, ठीक है। और कॉपर+2 जो है उसमें D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 1। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नैनो कणों का आकार कितने नैनोमीटर होता है, तो 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य इसका आकार जो है वो माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। फिर कणों का नैनो रूप में गलनांक, तो जो नैनो रूपों में गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। कणों का जो नैनो रूप में गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, यौगिक दे रखे हैं और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर अपन को करना है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, टेट्रा एमीन दे रखा है। टेट्रा एमीन, तो एमीन सबसे पहले आएगा, ठीक है। टेट्रा एमीन, फिर ब्रोमो ग्रुप दे रखा है, और उसके अलावा एक एक्वा ग्रुप भी दे रखा है, तो एक्वा ग्रुप पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए इसमें, टेट्रा एमीन, एक्वा, फिर ब्रोमो, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी कोबाल्ट की 3rd, और फिर लास्ट में आएगा नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आप Br की -1, ठीक है। एमीन की और H2O की 0 मानेंगे, और नाइट्रेट आयन की भी -1 होती है, 2 आयन है तो -2 हो जाएंगे, ठीक है। उधर जाएंगे, टोटल तीनों प्लस में आ जाएंगे, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड, ये थे पॉलीटेक्निक केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के 150 क्वेश्चंस। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बाद में अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कंटिन्यू करेंगे, उसके लास्ट ईयर के सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपन हर पर्टिकुलर क्वेश्चन, हर जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उनके क्वेश्चंस करेंगे। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि आपका साथ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो है आपकी तैयारी बरकरार करा सकूँ, और जो है अपन मिलके इस तैयारी को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल।